गुर्दे के मरीजों को रमज़ान में रोज़े रखने चाहिए या नहीं, ये डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। ना सिर्फ सीकेडी स्टेज 1 से स्टेज 5 के मरीजों को, बल्कि डायलिसिस के मरीजों को, ट्रांसप्लांट के मरीजों को और सीकेडी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को कि इनको रोज़े अगर रखने चाहिए तो क्यों, अगर नहीं रखने चाहिए तो क्यों। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैसका फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपनी नेफ्रोलॉजी सीट से, अपने घर वाले स्टूडियो से, वतनों से। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। दूसरे नंबर पे मेरी तरफ से थोड़ी सी माजरत, हमारा कुछ कनेक्शन का सिलसिला मुनक़ते हुआ, जिसकी वजह बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी कुछ प्रोजेक्ट्स की वजह से, जो मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस गैप को मैं कंपनसेट करूँगा रमज़ान के मौजू पे बहुत ज़्यादा एपिसोड्स करके, जिसमें एक हम सीरीज़ करेंगे पूरे 30 दिन के शॉर्ट्स, डेली एक शॉर्ट रमज़ान के एक टॉपिक पे, और दूसरा मैं कुछ बड़ी एपिसोड करूँगा, लॉन्ग वीडियो करूँगा रमज़ान से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं उनको कवर करने के लिए। वापस अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, रमज़ान और फास्टिंग। सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, टाइम रिस्ट्रिक्टेड फास्टिंग हो या रमज़ान के रोज़े हों, ये सारे ही बड़े हेल्दी हैं। इनमें से जो इंटरमिटेंट फास्टिंग और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग है, मैं उसके ख़िलाफ़ बायस्ड हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि ये एक आम बंदे का काम नहीं है। इसके लिए बड़ा डिसिप्लिन चाहिए होता है और इसको मेंटेन करना भी मुश्किल है। रमज़ान की स्टोरी ज़रा डिफरेंट है, क्योंकि रमज़ान हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, सवाब का काम है और बॉडी, मेंटल, सोशल हेल्थ के लिए बहुत बड़ा डिटॉक्स है, और हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि मुसलमान अडल्ट को रोज़े रखने चाहिए। इसी एफर्ट को कंटिन्यू करते हुए ये सारी एपिसोड है कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि कहाँ पे रोज़ा आपके लिए ठीक है और कहाँ पे आपकी सेहत रिस्क पे आ सकती है, मुतासर हो सकती है, जहाँ पे इस्लाम भी आपको रिकमेंड करता है कि आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। आगे चलने से पहले सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि रमज़ान में आपको बेसिकली मसला क्या होता है। रमज़ान के रोज़े में क्योंकि हमने कुछ खाना पीना नहीं होता, तो वीक कमज़ोर गुर्दे के साथ आपके मेन 3 इशू हैं। नंबर 1 हाइड्रेशन, नंबर 2 आपके इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, और नंबर 3 न्यूट्रिशन। इन चीज़ों को हमने बैलेंस करना होता है, और चौथा बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है आपकी दवाइयों का लोड। तो स्टार्ट करते हैं सीकेडी स्टेज 1 और 2 से। सीकेडी स्टेज 1 और 2 हम उसको कंसीडर करते हैं जो मरीज़ गुर्दे का मर्ज़ होने के रिस्क पे हैं। इसमें ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ आते हैं, डायबिटीज़ वाले मरीज़, मोटापे वाले मरीज़, स्मोकिंग वाले मरीज़, फैमिली हिस्ट्री वाले मरीज़, कोई भी मरीज़ जो रिस्क पे है कि उसको गुर्दे का मर्ज़ हो सकता है, उसको हम सीकेडी स्टेज 1 और 2 कहेंगे, और उसका EGFR अभी भी 60 ml से ज़्यादा है। इन मरीज़ों में रोज़ा रखने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ उनको बहुत ज़्यादा कोई हार्ट का मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई और सिकनेस नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेते। गुर्दे के एंगल से रमज़ान में ये लोग अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन बड़ा अच्छा मैनेज कर सकते हैं, अगर ये सहरी और अफ्तारी सेहतमंद तरीके से लें। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं हमारे सीकेडी स्टेज 3 के पेशेंट। अगर तो आप बड़े अच्छे डायग्नोस्ड स्टेबल सीकेडी स्टेज 3 के पेशेंट हैं, आपका EGFR 60 से कम और 30 से ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा अद्वियात यानी कि 2 या 4 दवाइयों से ज़्यादा पर नहीं हैं, और आप अच्छी सेहतमंद सहरी और अफ्तारी करें और इसको मेंटेन करें अपनी हाइड्रेशन को, स्पेशली अफ्तार और सहर के दरमियान, तो मेरी तरफ से किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती। आप रमज़ान में रेगुलर क्रिएटिनिन चेक करके, अपना इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करके रोज़े कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं स्टेज 4 के पेशेंट और 5 के पेशेंट। स्टेज 4 और 5 मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बहुत ही हाई रिस्क है। ये वो मरीज़ हैं जिनको या तो मैं बिल्कुल मना करता हूं कि आपने रोज़े नहीं रखने, इनमें फ़ौरन इलेक्ट्रोलाइट, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम का बैलेंस ख़राब हो जाता है। ये अपनी न्यूट्रिशन भी पूरी नहीं कर सकते गुर्दे के मर्ज़ की वजह से। हाइड्रेशन इनके लिए पहले ही बहुत बड़ा मसला होता है, और फिर ये बहुत ज़्यादा अद्वियात पे होते हैं। ना चाहते हुए भी बड़े आराम से आप इनकी 8 से 10 दवाइयाँ गिन सकते हैं। तो इन मरीज़ों को प्रेफरेबली तो मैं चाहता हूँ कि ये रोज़ा अवॉइड करें, किसी और को रखवाएं, सवाब का कोई और तरीका ढूंढें। लेकिन अगर इनमें से कोई बहुत बज़िद पेशेंट हो तो मैं अपना रात वाला फार्मूला लगाता हूँ कि आप रात को जाके अपनी न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन, मेडिकेशन पूरी करें, और दिन के टाइम ज़्यादा सो के गुजारें, और फिर अफ्तार के करीब नमाज़ों के टाइम के लिए उठें और उसको कंटिन्यू करें। लेकिन फिर भी
इसके बावजूद आपने अपनी लैब्स पे नज़र रखनी है, अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के इंस्ट्रक्शन के अंदर इस काम को करना है। हमारे पास आ जाते हैं डायलिसिस के पेशेंट। डायलिसिस के पेशेंट में आई डोंट बिलीव कि कोई भी रिकमेंड करेगा आप रोज़ा रखें, ये जान में लेने के देने पड़ सकते हैं, हम पूरा अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांसप्लांट का पेशेंट। ट्रांसप्लांट के पेशेंट में यूजुअली रिकमेंड किया जाता है कि पहले साल में आपने फास्टिंग अवॉइड करनी है हर तरह की। अगेन गुर्दा भी अपनी स्पीड पिक कर रहा होता है, बॉडी एडजस्ट कर रही होती है, बहुत ज़्यादा आपकी अद्वियात होती हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी इम्यूनिटी बड़ी हाइपर चल रही होती है और उसको ज़बरदस्ती सप्रेस किया जाता है। पहले साल के बाद अगर आपका किडनी फंक्शन ठीक रहे, आप फिज़िकली फ़िट हों, तो देन कुछ नेफ्रोलॉजिस्ट अलाउ करते हैं कि आप फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं और बाज़ नेफ्रोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि 2 साल के बाद आप लेके चलें। आखिर में आ जाते हैं हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है और मैं गलत हूँ तो उसके लिए पहले माज़रत, लेकिन मेरा नॉलेज कहता है कि इस्लाम में प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग जो फीमेल्स हैं उनको अलाउड है कि वो अगर चाहें और उनको लगे कि उनकी सेहत बर्दाश्त नहीं कर सकती तो वो रोज़ा ना रखें। और स्पेशली अगर आपको सीकेडी है तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कि प्रेगनेंसी अवॉइड किया जाए, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं भी, हामला हो भी जाती हैं और सीकेडी के साथ आपको चल रहा है, तो मेरा एक्सपीरियंस या नॉलेज ये कहता है कि आपको रमज़ान का रोज़ा हर सूरत अवॉइड करना चाहिए। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई गुंजाइश बन सकती है या किसी तरीके से इसको अच्छा मेंटेन किया जा सकता है। एपिसोड को हम समराइज़ करते हैं कि सीकेडी स्टेज 1 और 2 के पेशेंट रमज़ान में हर तरीके से रोज़ा रख सकते हैं। सीकेडी स्टेज 3 के पेशेंट काफ़ी हद तक रोज़ा रख सकते हैं एज़ लॉन्ग एज़ उनकी दवाइयाँ बहुत कम हैं और उनका प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा नहीं है। सीकेडी 4 और 5 हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, अवॉइड करना चाहिए रोज़ा रखना, लेकिन ये रात और दिन को उल्टा करके अपनी रूटीन बेहतर करके रोज़ा रख सकते हैं। डायलिसिस के पेशेंट को रोज़ा अवॉइड करना चाहिए। ट्रांसप्लांट में पहले साल या 2 साल में रमज़ान का रोज़ा नहीं रखना चाहिए, उसके बाद आप कंटिन्यू करें। और प्रेग्नेंट फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट्स में भी जो सीकेडी के पेशेंट हैं उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। आपका रमज़ान के बारे में क्या आइडिया था और आप इसको कैसे लेके चलते हैं, आपका पिछला एक्सपीरियंस कैसे रहा? ये सारा पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशनल डेटा है जिसमें कुछ रिसर्च इंक्लूडेड है, लेकिन आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। और हम कुछ और एपिसोड्स रमज़ान के सिलसिले में बड़े टॉपिक्स को कवर करते हुए भी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।